देखिए, कल हम हैं। हाँ। कल हमने सेक्शन 8 को पढ़ा। इसको बाहर निकाले यार। वो खोल दे। वो खिड़की खोल दे। तो हम सेक्शन 8 को पढ़े थे। आज सेक्शन 9। जो सेक्शन 71 बीएनएस से आईपीसी था वो सेक्शन 9 हो गया। किसमें? बीएनएस। बीएनएस में इसमें 3 बातें बोली। इन्होंने ये कहा कि कोई बात खुद अपराध है और वो मिल करके अपराध बनाती है। मिल करके क्या करती है? अपराध बनाती है। तो जब तक विधि में प्रावधान नहीं हो उन सभी के लिए दंड न दे करके जो अपराध उससे मिलकर के बन रहा है उससे दंडित किया जाएगा। नहीं? जैसे सेक्शन 323 या 115 बीएनएस। जैसे मैंने आपके एक थप्पड़ मारी, क्या अपराध हुआ? और 2 मारी तो 4 मारी तो मारने वाले का अगर मन करे तो फिर रूल क्या है कि या तो पीटो मत, और पीटो तो ढंग से पीटो। तो या तो पीटो मत, और जब पीटना ही है तो ढंग से। आगे बात। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर किसी ने एक व्यक्ति के 50 लठ मारे हैं और उसे उपत्ति या घोर उपत्ति हुई है तो हर लठ के लिए अलग से सजा नहीं होगी। 50 का जो ज्वाइंट परिणाम आ रहा है उसके लिए क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ठीक। ये सेक्शन 9 का फर्स्ट क्लोज कहता है। देखिए, वेयर एनी विच इज एन ऑफेंस मेड अप ऑफ पार्ट, any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided। कि जहां कोई बात अपराध है और भागों से मिलकर बनियर कोई भाग स्वयं अपराध है, वह अपराधी अपने अपराधों में से एक या अधिक के लिए तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं। ठीक है। अब जैसे आप आईपीसी पढ़ते थे, आईपीसी का सेक्शन 370 बॉन्डेड लेबर, पर वो चला देना यार। क्या? बंद होना।
सेक्शन 370 में क्या दे रखा है? बंद हुआ मजदूर। और 375 में जबरदस्ती काम करवाना किसी से, 71 72 में। ठीक। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्ट है और वो लॉ की दो डिफरेंट परिभाषाओं में आता है। लॉ की डिफरेंट परिभाषाओं में आता है। ठीक। जैसे आप बात करें अपराध कितना है? एक। तो कितने डेफिनेशन में आ रहा है? एक पॉक्सो एक्ट के डेफिनेशन में भी आ रहा है ये, और 376 में भी आ रहा है। दोनों खर्चे कि दोनों परिभाषाओं में जो मैक्सिमम दंड है, चाहे इस धारा में या चाहे इस धारा में, मैक्सिमम दंड से ज्यादा नहीं किया जाए। आई बात समझ में? यानी इसमें या इसमें, दोनों में किसी में भी जो मैक्सिमम दंड है, दोनों धाराओं में किसी एक में आप पनिश करोगे और जिसमें भी पनिश कर रहे हो उसके में मैक्सिमम दोनों धाराओं में जो दंड है, उस दंड से ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। ये सेकंड क्लोज कह रहा है। कोई बात अपराधों की परिभाषित या दंडित करने वाली तत्समपर्वत विधि की दो या अधिक परिभाषाओं में आता है, या कई कार्य जिसमें स्वयं एक या स्वयं एक से अधिक अपराध गठित होते हैं मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वह अपराध उस ग्रेटर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो अपराधों में किसी भी एक के लिए न्यायालय जो उसका विचारण कर रहा है क्या कर सकता है? दे सकता है। यानी उनमें जो मैक्स, देखो पहला तो क्या कह रहा है, सेकंड क्लोज का ए, सेकंड का ए तो ये कह रहा है कि कोई बात दो डेफिनेशंस में आ रही है विधि की, और दो डेफिनेशंस में आप दंड कितना दे सकते हो? दोनों में तो नहीं दे सकते भाई, अपराध तो एक ही है, तो किसी एक में दोगे, और दोनों में जिसमें भी मैक्सिमम दंड है उससे ज्यादा दंड नहीं दे सकते। ठीक। फिर इन्होंने कहा कि कोई बात खुद अपराध है, और दूसरी बात अपराध है, और तीसरी बात मिलकर के नया अपराध बना रही है। ठीक। जैसे किसी ने लूट की, लूट के साथ उपत्ति की, यानी 392 323 मिलकर के क्या बन रहा था? 394 आई थी। तीन धाराएं होंगी। यानी कोई बात जो दो अपराध है और मिलकर के तीसरा नया अपराध। भाई फर्स्ट में तो क्या था, एक थप्पड़ मारी, दूसरा थप्पड़ मारी, नया अपराध गठित हुआ है क्या? तीन थप्पड़ मारी, कोई नया अपराध घटित हुआ है क्या? इसमें क्या है कि पहले लूट की, लूट में हर्ट कारित किया और उससे 494 का अपराध हो गया, नया अपराध कारित हुआ कि नहीं है? तो वो कह रहा है ऐसी कंडीशन में, तो वो कह रहा है कि ऐसी में जो भी धाराएं हैं उनमें जो मैक्सिमम दंड है उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जाए। यानी इन तीन धाराओं में जो मैक्सिमम दंड है उस दंड से ज्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। समझ गए? किसका? सेकंड का बी ये बात बोलता है। जैसे वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within two and more separate definition of any law in force for the time being in by which offense
are defined or punished, or several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court was tried him could awarded any one of such offense. यानी उन अपराधों में से एक में मैक्सिमम दंड से ज्यादा दंड नहीं दे सकता। तो सेक्शन 9 में जो सेक्शन 73 में था, 71 में था, है ना, वो यहां किस में दिया है? 3 बातें। पहला, खुद अपराध मिलकर के अपराध बना रहा है, यानी अपराध का नेचर चेंज नहीं हो रहा। 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, 3 थप्पड़ मारा, बात वही है, हर्ट। तो एक के लिए दंडित किया जाएगा, हर के लिए अलग से नहीं किया जाएगा। सेकंड क्लोज में 2 बातें कर रहा है, 2 डेफिनेशंस में आ रहा है, तो दोनों में, एक में और एक में भी क्या है, जिसमें मैक्सिमम हो उससे ज्यादा। जहां 2 अपराध मिलकर के तीसरा नया अपराध बना रहे हैं, यहां तो क्या डेफिनेशन अलग अलग है, यहां 2 ऑफेंस मिलकर के थर्ड नया ऑफेंस बना रहे हैं, उसके लिए कि उनमें से किसी एक में ही दंडित किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम। समझ गए? अब इन्होंने वही जो 71 के इलस्ट्रेशन थे वो दिए हैं, कोई चेंजेस नहीं किया कि ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विथ ए स्टिक, 50 लठ मारे। Here A may have committed the offense of voluntarily causing her to Z by the wall beating, and also by each of the below which make up the wall beating, if ever liable to punish for every blow. He might be imprisonment for 50 years. है ना? One of each below, but he is liable only to one punishment for whose क्या whole beating, जितना मारा है उसके लिए दंडित किया जाएगा, न कि प्रत्येक लठ के लिए अलग से उसे दंडित किया जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि एक को पीट रहा है, बीच में छुड़ाने दूसरा आ गया तो फिर दोनों के लिए, है ना? By if while A is beating Z, Y interfere. A intensely stricts Y. Here as the below give to Y is not part of act whereby A voluntarily causing her to Z. A is liable to one punishment for the voluntarily causing her to Z, to another for the below given to Y. है ना? फिर देखिए सेक्शन 10 जो 72 में था वो कहां दे रखा है? सेक्शन 10। देखो, क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना होता है। आगे बात, और अगर प्रोसिक्यूशन अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं करता, मामले में डाउट क्रिएट हो जाता है तो है अक्यूज को दिया जाएगा। अब सेक्शन 10 भी यही कह रहा है कि बर्थडे के लिए क्या किया है? दंडित किया गया है, और ये डाउट है कि अपराध बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है, तो छोटे के लिए दंडित किया जाएगा, न कि बड़े के लिए। इन केस in which judgment is given that a person is guilty of one several offense is specified in judgment, but that is it is doubtful which those offenses he is guilty.
the offender shall be punished for the offense for which lowest punishment, समझ गए, is provided if the same punishment is not provided for all. उन मामलों में जिसमें ये निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट अपराधों में से एक अपराध का दोषी, किंतु ये संदेहपूर्ण है कि उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित है तो अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड को क्या किया गया है, उपबंधित किया गया है। फिर आता है सोलिटर कन्फाइनमेंट क्यों दिया जाता है? एक का आज की पोजीशन यह है कि किसी व्यक्ति को एकांत में बिठा दो, कोई भी व्यक्ति एकांत में बैठने की स्थिति में नहीं। आपका फोन कहीं गलती से रह जाए, और फिर आपको मिल नहीं रहा हो, तो ये मानो कि जीवन का सार है, यानी सोलिटरी तो हमारी लाइफ से खत्म ही होगी फोन की वजह से। नहीं, सोलिटरी भी होगी, पब्लिकली भी होगी। नहीं, आज मैं जैसे किसी से मिलने जा रहा हूँ 2 घंटे, और बता क्या हाल है, ये है वो है, चाय पी चुई पी, 5 मिनट की मुलाकात, फिर वो अपना फोन ले लेता है, वो अपना फोन ले लेता है, फिर देखते देखते फिर थोड़ा बहुत हंस लेते हैं एक दूसरे को देख करके, हो गया ठीक है, बस 2 घंटे हो गए अपने को, फिर मिलते हैं, और फिर वो अपना उठ करके आ जाता है। तो पब्लिकली भी यही है, तो सोलिटरी भी यही है कि आदमी घर पे बैठा है तो भी आराम से फोन के बिना पाँव नहीं चल। अब सोलिटरी क्या होता है कि भाई एक बात ये है, देखो कई बार क्या होता है, अगर आप व्यस्त हो और आप क्या कर रहे हो वो आपको पता ही नहीं चलता, आपके डिसीजन सही है गलत है, बस डिसीजन, आपने जो डिसीजन लिए सही लिए गलत लिए कब पता चलेगा? जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तब तक पता नहीं चलेगा। मैं अगर ये देखूंगा कि अंकित इतना पढ़ता है, ललित जी इतना पढ़ते हैं, मैं इनसे कम नहीं हूं और मैं भी मेरा वो करूंगा, तो सक्सेस के चांस कम है। सक्सेस के चांस कब है कि जब मैं बैठूं और ये देखूं कि यार भाई ये चीजें तो मैं कर पा रहा हूँ, ये चीजें नहीं कर पा रहा, इन चीजों पे मैं किस चीज से तैयारी करूं, क्योंकि अपना एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। भाई हर व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति भरम होता है, लेकिन आपका अपने साथ कोई भरम नहीं। तो वो कब पता चले कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सही हैं या गलत, कैसे पता चले? जब तक आप अपने आप से नहीं मिलोगे तब तक नहीं हो सकता। मैं दुनिया को देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को इससे बढ़िया करना है, मेरे को इससे बढ़िया करना है, उससे कुछ नहीं होगा। होगा कब कि भाई मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, मैं मेरे टाइम का यूज कैसे लूं। हम हर दिन दूसरे दिन की सोचते हैं, मैं सोचता हूँ यार कल से घूमने जाऊंगा,
अब तो मॉर्निंग की कोचिंग भी बंद हो गई, कल से चलते हैं, आज तक नहीं गया। नहीं। मैं कहा मॉर्निंग की कोचिंग जब बंद हो जाएगी तब मैं घूमने जाऊंगा। मॉर्निंग की दोबारा बंद हो गई। लेकिन मैं दोबारा नहीं जा पाया। तो ये क्या है, सिर्फ मैं सोच रहा हूं। जब तक मैं आदमी अपना आत्ममंथन नहीं करे कि भाई मेरा डिसीजन सही है या गलत है, तब तक आगे नहीं बढ़े। अपराध भी ऐसा ही चीज है। अपराध के लिए जो थ्योरी है हमारी, वो कौन सी है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये कहता है कि अपराध भी एक मानसिक बीमारी है। नहीं, कई व्यक्तियों को अपराध करने में बड़ा मजा आता है। नहीं कि यार मजा आ गया, उसको परेशान करिए, उसी को छेड़िए, बहुत मजा आ गया। ये भी क्या है? एक मानसिक बीमारी। नहीं, तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई अपराधी से नफरत मत करो। नफरत किससे करो? अपराध से करो। और जैसे अन्य मानसिक बीमारी खत्म होती है, वैसे ही अपराध भी खत्म किया जा सकता है। अशोक था। कौन अशोक? मैं नहीं। एक अशोक महान राजा था। ठीक? अशोक महान ने क्या किया? पूरी दुनिया को जीता। जब वो जीत रहा था तो उसे ये लग रहा था कि मैं बहुत बढ़िया काम कर। फिर उसने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के बाद में एक महिला मिली, दिमाग खराब कर गई। ठीक है। और दिमाग इतना खराब हुआ कि अंत में उसे आत्मचिंतन करना पड़ा। और उसने सोचा कि मैं जो अब तक कर रहा था वो तो सब गलत किया है। फिर वो सुधरा, बौद्ध भिक्षु बना। जितना क्रूर था उतना ही फिर दयालु हो गया। वो किसका प्रभाव हुआ? आत्म। आजकल, पहले आपने सुना है कि कोई मनोरोगी होता है? सुना था? पहले सुना था क्या? क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग किस में रहते थे? ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ऐसा कोई साधन हमारे हाथ में था नहीं। तो हम क्या करते थे, सारा दिन अपना किया, हमें इतना टाइम मिल जाता था कि हम हमारे बारे में ध्यान दे लेते थे। अब ये है कि हम हमारे बारे में ही नहीं सोचते। कि मैं सेल्फ से तो कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं होता। वो कहा, कितने दिन हो गए आपसे मिले? साहब साल भर हो गए मेरे को तो अपने आप से मिले। नहीं। तो डिसीजन सही है गलत है, ये सेल्फ उससे ही पता चलता। और ये एकांत परिरोध या सोलिटर कन्फाइनमेंट की थ्योरी आई है, वो भी इस मानसिकता पे ही आई है। आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी कल परसों एक खबर आई। किस चीज की? कि जो आदमी वहां से गिरा था, कौन सा? अहमदाबाद हवाई जहाज से गिरा था, और एकमात्र आदमी बचा था। वो मानसिक रूप से इतना बीमार हो गया कि अकेला पड़ा रहता है, और उसकी जिंदगी मौत से भी बेहतर होती। कि वो का जो मर गए वो बेटर थे बजाय उसकी जिंदगी के। वो का आज वो जिंदा रह करके भी क्या है? भाई वो जिंदा बच गया तो भी वो क्या है? इतने अवसाद में आ गया कि वो अपनी जिंदगी को नरक बना लिया।
किसी से बात नहीं करता, किसी से नहीं मिलता, कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, अंधेरे में रहता है, एकांत में पड़ा रहता है, बिल्कुल अपने आप को क्या कर लिया, नहीं। और वो कह रहे थे उसके घर वाले बड़े दुखी है, वो कहे इससे तो अच्छा मर जाता, ज्यादा बेटर रहता। जिस प्रकार से उसकी मानसिक अवसाद उत्पन्न हुआ, यानी ट्रोमा में आ गया वो। क्यों आ गया? कि उसने अचानक से मौत हो गई, मौत टक से छू करके निकल गई और वो बच गई। तो मैं भी सोच रहा था एक दिन, वो जब अखबार में खबर पड़ी, मैं क्या यार हम तो इतने वो नहीं थे। एक दिन मेरे भी मौत से सामना हुआ हूबहू। तो आप ये सोचो कि मैं ट्रेन क्रॉस कर रहा हूँ पटरी को, और मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया पटरी, और मैंने जो घूम के देखा तो मेरे जस्ट सामने ट्रेन थी। मैंने जो पैर आगे किया था उस पैर को पीछे किया और पीछे करके यूं खड़ा हो गया, है ना। और फिर ट्रेन मेरे पास से निकली, नहीं। और आप ये सोचो कि फिजिक्स का एक नियम है कि अगर मैं सीधा खड़ा होता तो मेरे को उसके वेग के साथ जाना पड़ता, ट्रेन से टकरा जाता। लेकिन मैं झुका रहा, वो ट्रेन निकलती गई, तो वेग भी कंट्रोल हो गया। फिजिक्स का अपने को नियम भी पता नहीं था, लेकिन जो भी था। और आप ये सोचो कि बस होती तो 1 मिनट में निकल जाती, ट्रेन तो कितनी देर निकली होगी। और मैं एक ही मुद्रा में खड़ा रहा। फिर उसके जाने के बाद आधे घंटे तक मेरी स्थिति सामान्य नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बाद ट्रोमा नहीं है। नहीं। तो इसलिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को बंद रखा जाता है। लेकिन आत्मचिंतन कितना कराओगे? ये थोड़ी है कि पटके रखो, नहीं। कोरोना में लोगों को अंदर बंद कर दिया था, वो कहता भाई इधर जाए ले, पीट ले थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा जाए, नहीं। तो इसलिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट का रूल बनाया, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट किस प्रकार से अप्लाई होगा उस दोनों के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट कौन से मामले में देंगे? जहां पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट कौन से अपराध में देंगे? कठोर दंड में। ठीक। भाई एक बात बताओ, जब आदमी काम कर रहा है और काम करने वाले को ये कहते हैं कि 2 दिन छुट्टी कर ले, तो छुट्टी का मजा आता है। और जो आदमी बिल्कुल फ्री है, उन्हें कह 2 दिन छुट्टी कर रहा है, वो कहा तो छुट्टी पे ही है, नहीं। उसको छुट्टी का मजा आएगा क्या? नहीं। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इसमें सिंपल वाले को तो कहाँ जरूरत है आत्म मंथन करने की, वो तो सारा दिन पड़ा पड़ा आत्म मंथन करो। लेकिन जिस व्यक्ति को क्या मिली हुई है, कठोर कारावास का दंड, उसको क्या किया जा सकता है? कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कितना? तो इन्होंने कहा अगर कठोर कारावास कितना है, 6 मंथ का है, तो कितना, 1 मंथ, है ना। अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितना है, वो सॉरी, कठोर कारावास 6 महीने का दिया हुआ है, तो कितना, 1 महीने। और 6 मंथ से अबाउ और 1 ईयर तक का है, तो और 1 ईयर से अबाउ है तो ये 6 मंथ मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम है।
अब इसमें 5 भी दे सकते, 4 भी दे सकते, 3 भी दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए किसी आरती को 4 मंथ का दिया, कितने का दिया, और हमें 1 महीना पूरा कर रहा है, तो हम 7 डे के हिसाब से पूरा कर सकते हैं कि नहीं? तो 28 दिन हो गया। तो पूछ रहे थे कि भाई 28 दिन का रिचार्ज क्यों, महीना तो 30 दिन का होता है। तो उन्होंने सोलिटर कन्फाइनमेंट पढ़ा था 4 महीने वाला, इस हिसाब से 28 दिन होते हैं। तो ये हम कितने दिन में पूरे कर रहे हैं? 28 दिन, ठीक। लेकिन अगर 3 महीने में हो तो 7 दिन के हिसाब से कितना होगा? 21 दिन, पूरा नहीं हो रहा ना। और अगर 2 मंथ दे रहे हैं तो भी महीना पूरा नहीं हो सकता, 7 दूनी 14 दिन ही हो सकता। और देने का रूल कितना है? 1 महीना। भाई 6 महीने तक में कितना भी दे सकते हैं ना, 4 महीने में भी 1 महीना दे सकते हैं, 3 महीने में भी 1 महीना दे सकते हैं, 2 महीने में भी हम 1 महीना दे सकते हैं, 6 महीने तो मैक्सिमम है। और जनरल रूल कितना है? 7 दिन का, कि 1 महीने में आप 7 दिन, और अगले महीने में आप फिर 7 दिन का दे सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा कि दोनों महीनों के बीच में कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने जनवरी में दिया, 25 जनवरी को, और 31 जनवरी को 7 दिन पूरे हो गए, तो अगर जनवरी का तो हो गया, फरवरी का 1 तारीख से शुरू कर दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वैसे तो अगर नियम नहीं होता तो, इसलिए इन्होंने कहा कि 1 से तो आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, अगर करना है तो 8 से पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, पहले 7 दिन का गैप तो देना मैंडेटरी। तो इसलिए इन्होंने 3 महीने वालों में एक्सेप्शनल कंडीशन बना दी, क्योंकि 1 महीना 3 महीने वालों में पॉसिबल नहीं है कि दिया जा सकता है, ठीक। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर 3 महीने से कम का सोलिटर कन्फाइनमेंट है तो 1 मंथ में मैक्सिमम 14 दिन। कितने दिन? मैक्सिमम 14 डेज। और उस 14 डेज में अगला शुरू होने से पहले 14 डेज का गैप होना जरूरी। अब जैसे मान लो 3 महीने का है तो 14 दिन देना जरूरी नहीं है, हम 10-10 दिन भी दे सकते हैं, 10-10 दिन भी दे सकते हैं। 14 दिन तो मैक्सिमम है कि 1 महीने में अगर रिग्रेस इम्प्रीजमेंट 3 महीने का है तो उसमें 1 महीने में आप 14 दिन से ज्यादा नहीं। जैसे मान लो 2 महीने का है तो 14-14 दिन करके 28 दिन पूरे होंगे ना। 3 महीने है तो 10-10 दिन का दे दो। आगे बात समझ में, तो इसलिए इन्होंने ये कहा मैक्सिमम कितना होगा? 14 दिन का। ये नहीं है कि 14 दिन का कोई रूल है, मैक्सिमम 14 दिन है। 10 दिन भी हो सकता है, 11 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है। आगे बात समझ में, तो इन्होंने कहा कि 14 दिन दे सकते हो, लेकिन अगले महीने दे रहे हो तो फिर 14 दिन का गैप होना। और अगर 10 दिन दे रहे हो तो उतने ही दे, 14 दिन का नहीं, 10 दिन का गैप होना जरूरी। अब जैसे मान लीजिए किसी को 1 साल की सजा मिली है, कितना हो सकता है? 3 महीने। कितने हुए? हैं? 84 डेज हो गए। और हम मैक्सिमम कितने दिन दे सकते हैं?
90 दिन, 90 दिन थोड़ी दे सकते एक साल में। 1 साल से अधिक। मैं 1 साल पूछ रहा हूँ, 2 महीने तो दे सकते हैं। मैक्सिमम कितने दे रहे हैं, कितने दे सकते हैं? 60 दिन। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 डेज। और ये 60 डेज कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? साल भर में कहाँ हो रहा है? 8-9 महीने में पूरे हो रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी हम 7 दिन दें, हम 5 दिन भी दे सकते हैं। आगे बात समझ। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, वो कहते हैं टोटल, लेकिन एक महीने में मैक्सिमम 7 दिन, और 3 महीने से कम है तो मैक्सिमम 40 डेज। और अगले मंथ, है ना? अब जैसे मान लो किसी को 4 साल की दी हुई है, एक एक दिन भी रख सकते हैं, महीने में एक दिन। तो कहा भाई साहब बंद रहोगे बिल्कुल सोलिटरी कन्फाइनमेंट। समझ में आ गया? तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की थ्योरी किस पर, पश्चात आपकी थ्योरी पर डिपेंड करती है ना? सोलिटरी कन्फाइनमेंट, whenever any person is convicted for an offense for which under the Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole according to the following scale, namely a time not exceeding 1 month, maximum कितना? If term is imprisonment shall not exceed to 6 months, है ना? A time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. A time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed। तो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है? 3 मंथ। कि यदि कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है जिसके लिए संहिता के अधीन अपराध को कठिन कारावास से दंडित करने की सकती, तो न्यायालय अपना दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास जिसके लिए वह दंडादेश किया गया किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं है, निम्नलिखित मापदंड के अनुसार एकांत परिरोध में रखा। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 माह से अनधिक समय। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 माह से अनधिक समय। और यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह से अनधिक का समय। ये तो हो गया जनरल रूल्स। अब इसका क्या इंप्लीमेंट कैसे हो, वो कहां दे रखा है? सेक्शन 12, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days। यानी 14 डेज कितने हैं? मैक्सिमम है। वो 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स, बस केवल ये इसी के लिए रूल दिया है कुछ, किसका? 14 दिन का, 3 महीनों वाला। बाकियों के लिए the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less during than such period. Fill enhanced punishment for certain offenses after previous conviction.
एक सॉरी 12 में देखिए, एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में परिरोध किसी भी दशा में 1 वर्ष में 14 दिन से अधिक नहीं। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच उन कालावधियों से अन्यून अंतराल जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक, तब दिए गए संपूर्ण कारावास में किसी 1 माह में एकांत कारावास 7 दिन से अधिक, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच कालावधियों से अन्यून अंतराल। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 13। एक बात बताओ आप, किसी ने चोरी और पकड़ा नहीं गया, फिर आगे क्या करेगा? फिर क्या करेगा? फिर पकड़ लिया, सजा हो गई, फिर बाहर आके क्या करेगा? फिर दोबारा पकड़ लिया। अब उतनी सजा दें उस आदमी को तो फिर वो तो सुधरेगा ही नहीं कभी। आगे बात समझ में? जैसे वो वकील साहब थे चोमू में, तो वो ये कह रहा है कि साहब हमारा क्लाइंट जब भी जेल से निकला है ना, तो घर पैदल नहीं गए है, गाड़ी लेकर के ही घर जाता और बढ़िया वाली गाड़ी लेके जाता था। पैदल कभी घर नहीं गया कि भाई जेल से छूट करके कोई बस में बैठ करके घर पहुंच रहा है। कि बढ़िया गाड़ी लेकर के जाता था घर पे, पैदल नहीं गया घर पे जेल से छूट के। तो इसलिए क्या किया गया है, एनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है ना। वृद्धित दंड, कई बार पूछ लेते हैं कि वृद्धित दंड का सिद्धांत कहां दिया हुआ है? सेक्शन 13 में। जो कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 और 17 के दिन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में किसी भी बात के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वो प्रत्येक ऐसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडित होगा, है ना। Whoever having been convicted by court in India offense punishable under chapter 10, ये है कौन से? नकली नोट सिक्के वगैरह, है ना। और चैप्टर 17 किसका? प्रॉपर्टी के केस। द संहिता विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ बाइटर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विथ 3 and upward shall be guilty for an offense punishable under either those chapters with like imprisonment for like terms shall be subject of every such subsequent offense is imprisonment of life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। और फिर ट्रायल बाय, और ये अपराध ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। पुरानी संहिता में भी यही बात थी और इसमें भी यही बात थी। भाई एक बात बताओ, किसी आदमी ने चोरी की, उसे 3 साल की सजा होगी, अब हम उसे कितना कराना चाहते हैं? भाई चोर छोटे भी होते हैं, चोर बड़े भी होते हैं। तो एलआई करानी है तो कहाँ भेजेंगे? इस आदमी की तो औकात ही कितनी है, 3 साल की। पहले भी 3 ही दे सकता था, अभी भी 3 ही दे सकता है। इसके बड़े भाई साहब के पास भेज दे तो वो कितना दे दे? फिर ये लाइफ इम्प्रिजमेंट का आज की तारीख में प्रोविजन बनाने की जरूरत कहाँ थी? भाई कम से कम इस स्थिति में तो कमिट करने का प्रोविजन कर देते कि जब दंड के बिंदु पर सुना जा रहा है और
सेक्शन कौन सा 13 अप्लाई हो रहा है या 75 आईपीसी अप्लाई हो रहा है तो उसे सेशन कोर्ट को कमिट किया जा सकता है दंड के बिंदु के लिए। और वहां पर अगर आप कमिट करने का प्रोविजन कर दो तब तो इसका कोई मतलब भी था। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि भाई जब सर जिसको ट्रायल करने का राइट है उसको सजा देने का राइट नहीं है, फिर ये प्रोविजन बनाने का क्या मतलब है? नहीं। तो ये चैप्टर 3 किसके बारे में बता रहा है? पनिशमेंट। भाई 4 में 6 टाइप के पनिशमेंट बताए, 5 में कम्यूटेशन बताया कि का क्या किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है। पहले केवल 2 का ही था, अब सारे अपराधों के कम्यूटेशन की बात कर रहा है। फिर छठे में लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात कर रहा है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट को अगर हमें काउंट करना हो तो 7 में उसके बारे में बता रखा है। किसके बारे में? कि जहां पर ये लिखा है एनी डिस्क्रिप्शन पनिशमेंट में लिखा हुआ है वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पूरा दे सकता है, रिग्रियस पूरा दे सकता है, सिंपल आध पार्टली दे सकता है। 8वें में किसके बारे में बता रखा है? जुर्माने के बारे में। तो जुर्माने के जो पुराने सेक्शन थे 63 से लेकर के 70 तक वो सारे के सारे एक ही सेक्शन में टिका दिए 8 कि पनिशमेंट कितना होगा, पनिशमेंट नहीं देने पर कारावास कितना हो सकता है, मैक्सिमम जुर्माने से दंडनीय है तो कितना हो सकता है, जुर्माना कब वसूल किया जा सकता है, वो सारा प्रोविजन। फिर सेक्शन 9 के अंतर्गत जो 71 में था 3 बातें कि भाई अपराध मिल करके एक अपराध बना रहे हैं तो उस दंड से दंडित किया जाएगा, सबके लिए सेपरेट नहीं होगा। दूसरा परिभाषा। तीसरा 2 अपराध मिलकर के तीसरा नया अपराध बना रहे हैं तो उनमें मैक्सिमम जो दंड है उससे दंडित नहीं किया जाए, उससे उससे ज्यादा दंडित नहीं किया जाए। 10वां कि भाई जहां डाउट है वहां हम मिनिमम से दंडित करेंगे। 11 में सोलिटर कन्फाइनमेंट की बात कही गई है, उसकी काउंटिंग दी हुई है। 12 में एग्जीक्यूशन दे रखा है कि 3 महीने से कम का है तो 14 दिन, बाकी 7 दिन और उतने ही दिन का डिफरेंस। और 13 में एनहेंस पनिशमेंट की बात कही गई है, वर्धित दंड की। और 2 ही चैप्टर, चैप्टर 10 और 17 है ना, 10 और 17। अब उसके बाद में आता है क्या? जनरल एक्सेप्शन। ये अपन कल करेंगे 5 मिनट बाद में।